हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। पार्ट नंबर 1 है आज इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। और 2 या 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या तो वो हो जाएंगे रियल नंबर, है ना। तो क्लास 10 तक तो आपने इस रियल नंबर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो देखो हम जो पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, रियल नंबर और इमेज नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज नंबर के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर्स आपके पास होते क्या। ठीक है, देखो इमेज नंबर वो वाले सारे नंबर्स होते हैं, है ना, वो नंबर्स जिनका अगर आप स्क्वायर करो तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिले। क्या मिले आपको? हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिले। ठीक है, अगर आप उसका स्क्वायर करो तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिले तो वो आपको इमेजिन नंबर्स हो जाएंगे। इमेजिन नंबर्स को हमेशा हम आयोटा से शो करते हैं। तो आयोटा इज इक्वल टू होता है -1। क्या होता है? आयोटा इज इक्वल टू -1 आपका होता है। फिर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास -1। फिर अगर आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू में आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस आयोटा। फिर अगर मुझे आयोटा दी वैल्यू 4 बतानी है तो ये हो जाएगा आपके पास 1। 1 कैसे हुआ? तो देखो अगर आयोटा 4 है इसका मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर ले सकता हूँ मैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना। और ये चार मैं वापस इधर आपके लिए लिखने वाला हूँ, क्या कि अगर आपके पास आयोटा है तो वो रूट -1 हो जाएगा। अगर आपको आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है तो वो -1 हो जाएगा। अगर आपको आयोटा क्यूब दे रखा है तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। और अगर आयोटा दी पावर 4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए? 1 हो जाएगी। और ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और आपको पता है कि पावर 4 आने के बाद सारी की सारी वापस रिपीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 आने के बाद हमेशा वैल्यू रिपीट होगी। अगर आपको जैसे बड़े नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो आपको I75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पहले इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 75 को 4 से डिवाइड करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 18 4 जा 72 हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया? 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा I⁴, इसकी पावर हो जाएगी 18 इंटू में आयोटा की पावर, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये देखो ये वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगी, इंटू में आयोटा 3 बचा है, और आयोटा 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिमिलर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए आयोटा दी पावर 215 का, तो आप क्या बोलोगे कि आयोटा 215 है ना आपके पास। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे। किससे करोगे? 4 से डिवाइड। ठीक है, तो इसको 4 से आप डिवाइड करके देख लो। तो आपने 4 से डिवाइड किया, 15 है ना, तो 4 5 जा 20, माइनस किया तो 1 और 5, 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस किया तो आया 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया इधर? 3। तो आप डायरेक्ट इसको I⁴ लिख दो, क्योंकि बाकी का वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है, क्या चीज, कि अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि यदि आपके पास हो I⁴N प्लस में R, इस टाइप का हो, तो इसका जो आंसर होगा वो IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर IR हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात आपको इधर ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 1/आयोटा गिवन हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी, है ना। कैसे होगी? तो अगर 1/आयोटा है तो इसको आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आयोटा और डिवाइड में आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर आपके पास 1/आयोटा और माइनस दे रखा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास हो I प्लस में हो I² प्लस में हो I⁴ प्लस में हो I⁴। ठीक है, तो देखो ये तो I है, I² का मतलब मैं -1 लिख सकता हूँ इसको, ये माइनस है। ठीक है, ये -1 है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है आपका? 0। यानी जब भी आपके पास लगातार अगर आपके पास पावर वाले नंबर आते हैं
है ना। लगातार अगर आपके पास नंबर्स आते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। यानी इतना कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास हो आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, वेयर जो n है ना वो आपका i से बिलोंग करता है। यहां तक बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। या आपके पास पावर में हो तो भी हो सकता है कि अगर आई टू द पावर 4n प्लस 1 हो प्लस आई टू द पावर 4n प्लस 2 हो प्लस आई टू द पावर 4n प्लस 3 हो प्लस आई टू द पावर 4n प्लस में 4 हो, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। वेयर n इज बिलोंग्स टू i, ठीक है, ये इससे बिलोंग करता है। तो यहां तक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास ये गिवन हो कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आई टू द पावर n, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी आपको यहाँ वैल्यू रखनी है 1 से 13 तक की। तो आप क्या रखोगे, ये हो जाएगा i1 प्लस में हो जाएगा i2 प्लस में हो जाएगा i3 प्लस में हो जाएगा i4 i5 i6 i7, फिर आ जाएगा i8 i9 i10 i11 i12 और i13, ठीक है। ये आपके पास इसमें वैल्यू हो जाएगी, होगी या नहीं होगी आप बताइए। अगर लगातार नंबर आ रहे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 है, 1 नहीं 0, क्या है इसकी 0, ठीक है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलर आपको पता है आगे जो नंबर आएंगे i5 से, इसकी भी वैल्यू 0, फिर आपके पास 12 तक आएंगे, इसकी भी वैल्यू 0। बचा क्या, ओनली फॉर आई टू द पावर 13 बचा है। क्या बचा है, आई टू द पावर 13, और ये हो जाएगा आई टू द पावर 13 को हम क्या लिखेंगे, आई टू द पावर 4 इंटू में 3 डॉट आयोटा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और इसका आ जाएगा आयोटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब चलते आगे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर आपको ये पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा दी पावर 4 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, भाई इसकी वैल्यू क्या है -1 और इसकी वैल्यू है +1, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब अगर आपको गिवन है आयोटा दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 6, ठीक है, तो देखो ये वापिस हो जाएगा 1 1, ठीक है, और ये वापस आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ये 0 हो गया और ये -1 हो जाएगा। वैसे अगर आपके पास आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 8 हो तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जब आयोटा स्क्वायर से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और एक के आयोटा है यानी ऑड है तो आंसर है -1 आ रहा है, ये ऑड टर्म्स है। इसमें आपके पास इवन टर्म्स है तो आंसर 0 आ रहा है, इसमें आपके पास ऑड टर्म है तो -1 आ रहा है, और इसमें अगर आपके पास इवन टर्म है तो 0 आ रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये आयोटा स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए, है ना। अगर बाई चांस ये 1 से स्टार्ट हो जाए, यानी अगर आपके पास ये आ जाए भाई 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। ये आ जाए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू -1 और ये +1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर आ जाए आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा दी पावर 4, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर आएगा 1। सिमिलर अगर आपको ये दे रखा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा दी पावर 4 प्लस आयोटा दी पावर 6 तो वापस आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो ऑड टर्म होगा तब तो आएगा 1, इवन टर्म आएगा तो आएगा 0, ऑड टर्म होगी तो आ जाएगा 1 और इवन टर्म आ जाएगी तो हो जाएगा 0। तो यहाँ बस ये डिफरेंस है कि ये आप देखो तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये आपके 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बस इनमें डिफरेंस है और इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते आगे। अब आगे देखो आपके क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है √a इंटू में √b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √a इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर अगर आपको ये गिवन हो क्या √a इंटू में -√b तो आपका क्या होगा, है ना। आप बोलोगे सर ये तो √a हो जाएगा, क्या हो गया √a, और ये जो -b है इसको मैं b इंटू आई लिख दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना √ab आई हो जाएगा। सिमिलर अगर दोनों माइनस में हो तो -a इंटू में वो माइनस में b,
तो ये आप देखो, ये हो जाएगा रूट ए आई, इनटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट बी आई, तो ये हो जाएगा रूट ए बी इंटू में आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, तो माइनस का 1, और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये बस आपको तीनों कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। क्वेश्चन आ भी सकता है, मान लेते हैं क्वेश्चन दे देता है आपके पास कि रूट 2 इंटू में माइनस रूट 6, इसकी वैल्यू आप बताइए, या ये भी माइनस में दे दे, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा माइनस रूट इंटू ए बी, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। अब आएगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है भाई सबसे इंपॉर्टेंट? जिस चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था वही आपके पास आने वाला है, यानी अब आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सिंपल सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखे तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आपको गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास अगर z है, ठीक है, तो देखो ये आपके पास रियल नंबर है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं ना। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात समझ में आ गई होगी कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिन नंबर है ना, जहां जहां पर आपका ये आएगा उसका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखो ये x क्या है, अगर हम देखें ढंग से तो x क्या है, x क्या है, ये है इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है, वह है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो जब भी रियल और इमेजिनरी होगा तो फिर आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि अभी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन। अगर हम इसके एल्जेब्रिक नंबर देखें ना, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक मतलब कैसे इसका एडिशन होता है, कैसे इसका माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास टू नंबर्स गिवन है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x1 और y1 मान लेते हैं, और z2 जो है वो हो जाएगा आपके पास x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो देखो एडिशन कैसे होगा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, प्लस z2 प्लस आयोटा, सॉरी x2 है ना, z2 कहां लिख दिया, x2 है, x2 प्लस आयोटा y2। अब आप देखिए कि इसमें ये आपके पास रियल पार्ट और ये रियल पार्ट है, इन दोनों को ऐड हो जाएगा, तो x1 प्लस में x2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से अगर मैंने i कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y1 प्लस में हो जाएगा y2। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास z1 प्लस में z2। ठीक है, और आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब अगर हम सेकंड बात करें, है ना, सब्सट्रैक्शन की बात करें हम इसमें, तो ये हो जाएगा z1 माइनस का z2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 और माइनस आयोटा y2, तो यहां हो जाएगा ये x1 माइनस x2 प्लस में आयोटा बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस का y2। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं भाई मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई का क्या खेल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, z1 डॉट z2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो z की वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, x1 को x2 से किया तो क्या हो जाएगा x1 x2, x1 को इससे किया तो ये हो जाएगा x1 इंटू में आयोटा और इंटू में क्या है y2, में अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि एंड में हमें इजी रहेगा। इसको किया तो ये हो जाएगा i इंटू में है y1 इंटू में है x2,
प्लस इसको क्या है तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 एंड y2। अब आप देखो ये x1 और x2 है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का y1 एंड y2, प्लस में यहाँ हमने क्या लिया i कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस में क्या हो जाएगा x2 y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी जरूर, आई होप कि बराबर आपका बात हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास रियल पार्ट और ये आपके पास इमेजनरी इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पास जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पर भी इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसको हमने आर्गेन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें प्लेन में है क्या, बात को देखें। ये है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट, यहां पर इधर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और इसी का कोई पॉइंट है p, जिसकी वैल्यू क्या है x एंड y। अब देखो ये जो आपके पास x एक्सिस दिख रही है ना, ये आपके पास अगर x एक्सिस जो आपको दिख रही है, ये आपके पास होता है रियल पार्ट, रियल एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। और ये होती है हमारे पास इमेजनरी एक्सिस। क्या होती है, इमेजनरी एक्सिस। अब अगर आपके मान लो ये कोई पॉइंट है p, ये कोई पॉइंट है आपके पास p, है ना, लेट x एंड y। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गई आपके यहां से यहां, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है ना वो तो हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू, और ये जो है ना वो हो जाएगा आपके पास y। अब ये एंगल हो गया आपके पास थीटा। क्या हो गया आपके एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझे कि इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड, है ना, जो ओपी है ना, ओपी, इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी मापांक, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड है क्या, एक्चुअली में क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, ओरिजिन एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट हो गया, तो इसकी जो डिस्टेंस है जिसको हम जेड मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी इक्वल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये एंगल आपको थीटा दिख रहा है, एंगल आपको क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, हम आगे पोलर फॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपका टर्म आएगी। देखो इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर बेस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में AR जेड लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अभी हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम क्या लगते हैं, इसलिए हम इस पर मॉड्यूलस लगाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखें, क्या यही है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस एंड माइनस, यही होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है बताइए। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना, मान लो ये P आपका एक्स एंड वाई है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आप सिंपल बोल देंगे भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इधर क्वाड्रेंट लिख दे, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा, तो आपको पता है थीटा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, और अगर ये माइनस और प्लस हुआ
तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया माइनस और माइनस हो गया और थर्ड क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्लस एंड माइनस है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर वो आपके पास माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आपको क्या करनी है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, बस इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है ना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस में आयोटा √3 अपॉन में 2। तो देखो ये क्या हो जाएगी, इसको मैं -1 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, प्लस में आयोटा √3 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। ये आपको पता है ये x हो गया और ये y वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से आपको पहले आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x, यही होता है, y अपॉन में x होता है। तो आप देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2 माइनस का, ये कैंसिल होके आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, π/3 हो जाएगी। तो उसको मैं tan π/3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा π/3। लेकिन आपको बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है ना, ऊपर जाओ भाई, माइनस और प्लस कहाँ होता है, माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो उसको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा कितना है भाई, π/3। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आगे हम इसमें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस आपको इतना ही पढ़ना है।